हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का सेकंड चैप्टर कॉलम बेस। ठीक है, इससे पहले पिछले क्लास में मैंने फिंक रूफ ट्रस पढ़ाई थी आपको, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी और ड्राइंग भी बताई थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके उसको देख सकते हैं। मेरे को साथियों का क्वेश्चन ये था कि सर ड्राइंग के अलावा टर्मिनोलॉजीज और थ्योरी का पार्ट भी आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अब आपकी ड्राइंग वो नहीं रह गई है जो 3 साल पहले तक थी। इस साल जो लोग 6 सेमेस्टर में आए हैं वो लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे उस साल 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था आपका, और अब आपकी ड्राइंग हो गई है। पहले आपकी ड्राइंग थी सिर्फ शीट वाली, अब आपकी ड्राइंग हो गई है कॉपी प्लस शीट। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम के अंदर कॉपी भी लिखनी है ड्राइंग में और शीट भी बनानी है। टाइम 3 घंटे का ही है आपके पास। ठीक है, उसी टाइम के अंदर आपको ये सब काम करना है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है। इस बार जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आया, इससे पहले आरसीसी वाले में तो खैर प्रमोट कर दिया गया, वेस्ट वाटर वाले में आया। तो वेस्ट वाटर वाले में आपका मान लीजिए 15 नंबर का कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन में आपने भी देखा होगा थ्योरी का भी पार्ट है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पार्ट ड्राइंग का भी है उसके बाद। ठीक है, और कहीं कहीं उसी में एक आधा डिज़ाइन या न्यूमेरिकल भी लगा दिया। जैसे कि एक सेप्टिक टैंक आया था, जिसमें सेप्टिक टैंक को बोला गया था कि आप इसको 10 लोगों के लिए डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कॉपी भी करना पड़ता है, शीट में भी करना पड़ता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, मान लीजिए 15 नंबर के क्वेश्चन में आपने एक फिगर बना दी। ठीक है, पर फिगर बनाने के बाद आपने थ्योरी कुछ नहीं लिखी, तो क्या आपको 15 में से 15 कोई दे देगा? आपके मार्क्स तो यहाँ भी कटेंगे। बस वो 15 में से अधिकतम 7 नंबर माने जाएंगे, और 7 में से आपकी फिगर जिस तरीके की बनी होगी वैसे ही नंबर दिए जाएंगे। मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर थ्योरी भी है, ड्राइंग भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो वो क्वेश्चन फिर 3 पार्ट में चेक होता है। 5 नंबर थ्योरी का, 5 नंबर न्यूमेरिकल का, 5 नंबर ड्राइंग का। अब आपको ड्राइंग में 5 से ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि उसको फिर थ्योरी और न्यूमेरिकल के नंबर्स भी देने हैं उसमें। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि अब ड्राइंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो अब इस ड्राइंग को बनाने के तरीके ही बदलने चाहिए, और अब हमें थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉलम बेस। कॉलम बेस होता क्या है? सबसे पहले तो देखिए, आसान भाषा में कहूँ तो कॉलम बेस वही है जिस जैसे हिंदी में हम फाउंडेशन या नींव कहते हैं, वैसे ही कॉलम की जो नींव होती है उसको हम कॉलम बेस कहते हैं। मैंने सेकंड पॉइंट यही दिया है, कॉलम की नींव को ही मुख्यतः कॉलम बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, कॉलम की जो फाउंडेशन है उसी को हम कॉलम बेस कहते हैं। अब वापस आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे कॉलम बेस का काम कॉलम पर आने वाले भार को कंक्रीट या चिनाई में स्थानांतरित करना है। इसका प्रयोग मुख्यतः स्टील कॉलम में इंडस्ट्री शेड, रेलवे शेड, बस स्टैंड में होता है। अब होता क्या है, आप भी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा जो शेड पड़ा होता है, वहाँ पे शेड के नीचे कॉलम्स बने होते हैं, और कॉलम के नीचे कंक्रीट का एक मोटा सा बेस होता है। बेस के ऊपर स्टील की प्लेट्स होती है, यहाँ पे गजट प्लेट्स लगी होती हैं। गजट प्लेट्स के अलावा यहाँ पर साइड में क्लीट एंगल वेंगल लगा के या वेल्डिंग करके इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका जो कॉलम का सेक्शन है, इसका जो बेस है उसी को आप कॉलम बेस कहते हैं। ठीक है, और इसका काम होता है कॉलम पे आने वाले एक्सियल लोड पी को फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करना। ठीक, अब फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करने में क्या दिक्कत आती है कि जो आपका कॉलम है, अगर हम कॉलम को डायरेक्टली कंक्रीट बेस पे रख दें तो क्या कंक्रीट बेस कॉलम के लोड को बियर कर पाएगा? आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया घटाते जाएंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और देखिए, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि कंक्रीट फुटिंग का कंप्रेसिव स्ट्रेस स्टील कॉलम की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पर्याप्त मोटाई की बेस प्लेट लगाई जाए ताकि आने वाले भार पूरी फुटिंग पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाए। अब अगर आप स्टील कॉलम को सीधे कंक्रीट बेस पर रख देंगे तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस इससे कहीं कम होता है स्टील से कंक्रीट का। ये यहीं पे शेयर करके अंदर चला जाएगा, धंस जाएगा इसी में, ये इसको बियर नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें कॉन्टैक्ट एरिया इतना कम होगा, मान लीजिए आपने आई सेक्शन लिया तो आई सेक्शन का कॉन्टैक्ट एरिया इतना कम होता है कि वो प्रेशर बहुत छोटे से एरिया में बटेगा। ठीक है, तो आपको कंक्रीट के सेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने इस चीज़ को या एरिया को वाइडर आने वाले लोड को वाइडर एरिया में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें एक बेस प्लेट लगा दी। ठीक है, बेस प्लेट कैसे काम करती है? देखिए, जो आपका ये कंक्रीट का बेस है, इस कंक्रीट के बेस के ऊपर हम एक मेटल की स्टील प्लेट रख देते हैं। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर स्टील के कॉलम को टिका देते हैं। अब इससे क्या होता है, ये कॉलम इस प्लेट पर लोड ट्रांसफ़र करता है और ये लोड इस कॉलम के नीचे की फाउंडेशन या कंक्रीट की फुटिंग पर लोड ट्रांसफ़र करती है। तो और ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस कारण से आपका जो लोड है वो बड़े एरिया में ट्रांसफ़र होता है और ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ जो आपका कॉलम है, इस कॉलम को आप इस बेस प्लेट से रिवेट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बोल्ट से भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको वेल्डिंग से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिवेट से जोड़ेंगे या हम बोल्ट से जोड़ेंगे, इन दो चीज़ों से जोड़ेंगे अगर हम, तो हम आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लीट एंगल की। ठीक है,
क्लीट एंगल, एंगल शेप का ऐसा सेक्शन होता है, इक्वल एंगल होते हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों में हम एक रिवेट या बोल्ट यहाँ और रिवेट और बोल्ट यहाँ लगा के नीचे बेस प्लेट और इधर कॉलम में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लीट एंगल की। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लीट एंगल कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस मेंबर को, ये देखिए ये एक वेल्डेड कॉलम का बेस है। अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें किसी भी तरीके का कोई क्लीट एंगल नहीं लगा है। ठीक है, कोई क्लीट एंगल नहीं लगा है, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने कॉलम को ज्वाइन कर दिया बेस प्लेट से। ये आपकी बेस प्लेट है। ठीक है, बेस प्लेट के नीचे ये कंक्रीट की फाउंडेशन है, इसमें इन्होंने सीधा ये देखिए वेल्डिंग करके कॉलम को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको किसी क्लीट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं उस केस में आपको यहाँ पे क्लीट लगाना पड़ेगा, और उस क्लीट में ही ये क्लीट क्या होता है, क्लीट ऐसे एक एल शेप का सेक्शन होता है जो दोनों कॉर्नर्स पे लगता है। इसमें एक रिवेट यहाँ, दो रिवेट यहाँ, तीन रिवेट यहाँ लग के नीचे रिवेट या बोल्ट जो भी आप कनेक्शन यूज़ करें वो बेस प्लेट में टाइट होगी, दूसरा इधर लगेगी जो आपके फ्लैंज में टाइट होगी। सिमिलरली इस तरफ होगा, यहाँ पर एक फ्लैंज में टाइट होगी, एक बेस प्लेट में टाइट होगी। ठीक है, तो ये है आपका वेल्डिंग, रिवेट और बोल्ट कनेक्शंस का अंतर। अगर आप क्लीट एंगल लगा रहे हैं या अगर आप रिवेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्लीट लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप बिना क्लीट के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कॉलम के अवयव या कॉलम के कंपोनेंट्स, कॉलम के बेसिक कंपोनेंट्स जो उसमें लगते हैं। सबसे पहला क्या होता है कॉलम बेस में, वो होता है बियरिंग प्लेट या बेस प्लेट। बियरिंग प्लेट या बेस प्लेट क्या होता है, जो कॉलम की जो कंक्रीट का जो बेस है और जो स्टील का कॉलम है उनके बीच में जो एक स्टील की प्लेट लगाई जाती है वही कहलाती है बियरिंग प्लेट या बेस प्लेट। ठीक है, दूसरा है कंक्रीट फाउंडेशन और फुटिंग। तो जो आप नीचे जो कंक्रीट की फाउंडेशन बनाते हैं उसी कंक्रीट की फाउंडेशन को हम फुटिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा फ्लैंज एंगल और फ्लैंज क्लीट। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए स्टील सेक्शन में, आई सेक्शन में ये बीच वाला हिस्सा वेब कहलाता है और ये नीचे वाला हिस्सा फ्लैंज कहलाता है। ठीक है, तो वेब और फ्लैंज, अब क्लीट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा एल शेप का सेक्शन होती है। ठीक है, तो जो एल शेप का सेक्शन है वो सेक्शन जब वेब के ऊपर लगाया जाता है तो वो वेब क्लीट कहलाती है, जब वो फ्लैंज के ऊपर लगाया जाता है तो वो फ्लैंज क्लीट कहलाती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद अगला है कवर प्लेट। कवर प्लेट क्या होता है, देखिए आपका जो कॉलम बेस है वो दो तरीके का होता है। एक आपका होता है स्लैब बेस, दूसरा होता है गसेट बेस। मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, स्लैब बेस अभी नीचे आ रहा है। तो स्लैब बेस और गसेट बेस, तो जो स्लैब बेस वाला होता है उसमें हम कवर प्लेट लगा देते हैं। कवर प्लेट क्या होता है, कवर प्लेट इस फ्लैंज सेक्शन को थोड़ा रीइंफोर्समेंट प्रदान करता है, क्योंकि ये सेक्शन कम लोडिंग के लिए होता है। ज़्यादा लोड आते हैं तो हम स्लैब बेस नहीं बनाते, तो स्मॉल लोडिंग के लिए होता है तो हम यहाँ पर एक कवर प्लेट लगा देते हैं पतली सी, और वो कवर प्लेट कंक्रीट के थोड़ी हाइट तक जाती है, सॉरी स्टील सेक्शन के थोड़ी हाइट तक जाती है और नीचे क्लीट एंगल से जुड़ी होती है, तो वो कवर प्लेट इधर फ्लैंज पे लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है गसेट प्लेट। गसेट प्लेट दूसरे टाइप के जो स्टील कॉलम्स होते हैं जिसमें लोड ज़्यादा आ रहा होता है, जिनमें हैवी लोड आता है, या फिर जिनमें आपके कॉलम में एक्सेंट्रिक लोड आ रहा हो। ये तो एक्सियल लोड है, एक्सेंट्रिक लोड आ रहा हो मतलब कहीं साइड से कहीं लोड लग रहा हो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हट के कहीं लोड लग रहा हो, उस केस में जो आपकी लोडिंग होगी कॉलम की वो एक्सेंट्रिक होगी। ऐसे एक्सेंट्रिक लोडेड कॉलम्स के अंदर आपको गसेट प्लेट देनी पड़ती है। मेरी बात को फिर से समझें, गसेट प्लेट कॉलम हम तब बनाते हैं जब आपके पास हैवी लोडिंग होती है और उसके अलावा या तो लोडिंग एक्सेंट्रिक है, तब आप गसेट प्लेट कॉलम का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं अभी इनको आगे फिगर के साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक, अगला है स्टील कॉलम, आई सेक्शन या सी सेक्शन। देखिए आपके सिलेबस में आई सेक्शन और सी सेक्शन ही है। आई सेक्शन कॉलम किस तरीके का होता है, इस तरीके का। आई सेक्शन आपने देखा होगा दुकानों पर जहाँ पर सरिया सीमेंट मिलता है वहाँ पर आई सेक्शन पड़े होते हैं, उसको आई सेक्शन कहते हैं क्योंकि वो आई की शेप का दिखता है उसका क्रॉस सेक्शन। और चैनल सेक्शन होता है या सी सेक्शन, मैंने यहाँ पर लिखा है डबल सी सेक्शन। डबल सी सेक्शन क्या है, सी सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। आपके पास डबल सी सेक्शन है और आप उसको इस तरीके से अगल बगल रख दें तो ये भी आई सेक्शन की तरह ही काम करता है, इसी को कहते हैं डबल सी सेक्शन। अगर आपको आई सेक्शन नहीं होता तो हम सी सेक्शन का प्रयोग करके भी कई बार कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद कॉलम बेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कॉलम बेस 3 टाइप के होते हैं, आपके सिलेबस में 3 टाइप के हैं। पहला है स्लैब बेस कनेक्शन। ठीक है, स्लैब बेस कनेक्शन में क्या होता है, जो आपका स्टील का कॉलम है, स्टील, मैं भी इसको आगे फिगर वाइज आपको दिखा दे रहा हूँ। जो आपका स्टील का कॉलम है वो स्टील का कॉलम आपका सिर्फ एक क्लीट के द्वारा कंक्रीट के बेस से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लीट एंगल लगा होता है दोनों तरफ,
और इस क्लीट के द्वारा कंक्रीट के बेस से ये कॉलम जुड़ा होता है, ठीक है। इधर एक बेस प्लेट भी होती है नीचे, और ये जो कॉलम है ये अपना लोड पूरी तरीके से धारिता या बियरिंग के कारण ट्रांसफ़र करता है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है कि ये कॉलम पर एक्सियल लोड आएगा और ये पूरा लोड इस पर बेस प्लेट के द्वारा ही नीचे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ये स्मॉल, जिस पर लोड कम आते हैं, स्मॉल लोडेड कॉलम्स के लिए प्रयोग होता है, अदरवाइज स्लैब बेस कॉलम हैवी लोड्स के लिए कभी यूज़ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गज़ेट बेस कनेक्शन और ग्रिलेज बेस कनेक्शन, ठीक है। अब ये दो टाइप के हैं, यहाँ मैं डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ नीचे। देखिए स्लैब बेस कनेक्शन कैसे काम करता है। स्लैब बेस कनेक्शन हल्के अक्षीय भार जब आते हैं, लाइट वेट एक्सियल लोड्स जब आते हैं, तब आपका स्लैब बेस कनेक्शन काम करता है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये आपका जो कॉलम है स्लैब बेस का पिक्टोरियल, इसमें देखिए ये आपके कॉलम का फ्लैंज है, ठीक है। ये कॉलम की वेब है, ये वो वेब क्लीट है जो मैं आपको बता रहा था, जो ये वेब से जुड़ी है, ठीक है। और ये फ्लैंज से जुड़ी है, इसलिए फ्लैंज क्लीट है, ठीक। तो फ्लैंज क्लीट और वेब क्लीट, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ साइड में ये एक जो रिवेट्स आप देख रहे हैं, ये रिवेट्स असल में कवर प्लेट है। ये कवर प्लेट कुछ हाइट तक दी जाती है कॉलम को रीइंफोर्समेंट देने के लिए, स्लैब बेस का जो कॉलम होता है उसके लिए, ठीक है। नीचे आप इसमें देखिए ये आपकी बेस प्लेट है, और इस बेस प्लेट पर ये कॉलम क्लीट द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। यहाँ पर कॉर्नर्स पर 4 पीछे की तरफ भी एक होगा, रैक बोल्ट्स दिए जाते हैं। रैक बोल्ट से एंकर बोल्ट्स, ये बोल्ट्स नीचे की तरफ जाके फैल जाते हैं और कंक्रीट के अंदर इस बेस प्लेट को कस के पकड़ लेते हैं, तभी वो लोड पूरी तरह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये आपका स्लैब बेस, ठीक। इसमें कॉलम सीधा बेस प्लेट से क्लीट के द्वारा जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी। इसमें आपका कॉलम सीधा बेस प्लेट से क्लीट के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं क्लीट आपकी बनी हुई है, ये देखिए क्लीट है, इसी क्लीट से सीधा कॉलम बेस प्लेट से जुड़ा है। ये बेस प्लेट है, ये क्लीट है, और ये सीधा इससे जुड़ा है। इधर भी देखिए ये क्लीट है, ये नीचे बेस प्लेट है स्टील की, और इससे ये कॉलम सीधा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर रिवेट किया हुआ है इस बेस प्लेट में, ठीक है। तीसरा, इसमें सारा भार धारिता के द्वारा नीचे स्थानांतरित होता है, ठीक है। इसमें सारा भार धारिता के द्वारा स्थानांतरित होता है। किस तरीके से, देखिए इसमें सिर्फ ये क्लीट और कॉलम है, इसमें कोई गसेट प्लेट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो जब गसेट प्लेट का यूज़ नहीं होता तो इसमें जितना भी लोड आपके कॉलम के ऊपर आ रहा है, ऊपर से मान लीजिए पी लोड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पी लोड होगा, ये पी लोड नीचे ट्रांसफ़र होगा पूरा का पूरा इस बेस प्लेट से, मतलब ये कॉलम अपना लोड ट्रांसफ़र करेगा इस बेस प्लेट पे, और ये बेस प्लेट ट्रांसफ़र करेगी लोड नीचे इस कंक्रीट के बेस पे। अब क्योंकि ये लाइट वेट कॉलम है, इसमें इतना लोड नहीं है, तो ये बेस इसको सफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर देगा नीचे। अगर यहीं पर हैवी लोड्स होते तो आपकी जो ये बेस प्लेट होती है नीचे वाली, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो या तो ये शियर हो जाती है यहाँ से, ठीक है, अदरवाइज़ ये ऐसे झुक जाती है नीचे, ठीक है। इस टाइप के फेलियर हो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए ये स्लैब बेस है, इसलिए हमने सिर्फ क्लीट एंगल से काम चला लिया। अभी आगे गसेट आएगा तब मैं आपको ये चीज़ें फिर बताऊँगा, ठीक है। दूसरा, गसेट बेस। गसेट बेस कब यूज़ होता है, गसेट बेस यूज़ होता है भारी अक्षीय अथवा उत्केंद्रीय भार के लिए, ठीक है। जब आपका लोड बहुत हैवी होता है और एक्सेंट्रिक लोडिंग होती है, तब आपका गसेट बेस यूज़ होता है। देखिए गसेट बेस ये रहा, ये है गसेट बेस। इसमें देखिए ऊपर फ्लैंज है, यहाँ पर वेब है, ये वेब है, ये फ्लैंज है, ठीक है, ये बीच वाला वेब है, ये गसेट प्लेट है, ठीक। इधर भी गसेट प्लेट है, और इसके बाहर ये क्लीट लगा हुआ है। गसेट प्लेट कुछ किस टाइप से दिखती है, ऐसे, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पे ऐसे होती तो रेक्टेंगुलर शेप की है, बट ऊपर वाला पार्ट हम इसका कट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो हम उतना ही रखते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसा आपको इस शेप की दिखेगी। इसी में हम क्लीट लगा देते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। इसी में हम क्लीट जोड़ देते हैं, वही क्लीट एंगल ये रही, और ये क्लीट एंगल सारा लोड इस बेस प्लेट पे ट्रांसफ़र करती है, और ये बेस प्लेट नीचे कंक्रीट के बेस पे ट्रांसफ़र करता है। इसमें एक खास बात होती है, जो क्लीट होती है और जो गसेट प्लेट होती है, वो पूरी बेस प्लेट की चौड़ाई में फैली होती है, ठीक है। जितनी आपकी बेस प्लेट की चौड़ाई होगी, उतनी पूरी चौड़ाई में आपकी ये जो बेस प्लेट है वो फैली होगी, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में आपकी ये चौड़ाई कम कर दी जाती है, ठीक। फ्रेंड्स अभी आपने देखा स्लैब बेस का आइसोमेट्रिक व्यू। अब देखते हैं स्लैब बेस का प्लान एलिवेशन और फ्रंट और साइड एलिवेशन, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए यह है स्लैब बेस का कंक्रीट बेस, ठीक है। ये नीचे कंक्रीट का बेस है, आपको ड्राइंग इसी की बनानी है, आइसोमेट्रिक व्यू की नहीं बनानी है। ये आपका नीचे कंक्रीट का बेस है, ठीक है। इस बेस के अंदर ये जो अगला रेक्टेंगल है, ये आपका कंक्रीट वो है, स्टील की प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर ये देखिए ये दोनों आपकी वेब क्लीट है। ये आई सेक्शन है आपका, और इस आई सेक्शन पे ये दोनों वेब क्लीट हैं, और इधर जो है ये दोनों फ्लैंज क्लीट हैं, ठीक है। ये रैक बोल्ट्स लगे हैं चारों तरफ, यही रैक बोल्ट्स इस बेस प्लेट को कंक्रीट बेस में टिकाए रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग में इसका प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लान के बाद इसका एलिवेशन देखिए, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, साइड एलिवेशन है, दोनों एलिवेशन बनाने होते हैं। रीज़न ये है कि देखिए फ्रंट एलिवेशन में आपको जो फ्लैंज की क्लीट है
उसका साइड व्यू दिखेगा और वेब क्लीट का सामने का व्यू दिखेगा, जबकि साइड एलिवेशन में आपको फ्लैंज क्लीट का, इस वाली क्लीट का फ्रंट व्यू दिखेगा और वेब क्लीट आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो इस आई सेक्शन के अंदर लगी होती है। तो जब आप इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो आपको वेब क्लीट दिखाई ही नहीं देगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका प्लान और एलिवेशन दोनों बनाना होता है। यहाँ तक कि आपको रैक बोल्ट इसमें दिखाने हैं, क्योंकि रैक बोल्ट इसी सेक्शन में ही आपको रैक बोल्ट की डायमेंशन पता चलेगी और इस कंक्रीट बेस की डेप्थ पता चलेगी कितनी इसकी डेप्थ है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉलम, कवर प्लेट, वेब क्लीट एंगल, फ्लैंज क्लीट एंगल, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही चीज़ है जो आपको ड्राइंग में बनानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये आ गया आपका गज़ेट बेस कॉलम। गज़ेट बेस कॉलम कैसा होता है, देखिए गज़ेट बेस कॉलम के अंदर वैसे तो फ्लैंज और आई सेक्शन या वेब ये उसी तरीके का होता है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर एक गज़ेट प्लेट लगा दी जाती है दोनों तरफ। ये देखिए गज़ेट प्लेट एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका आई सेक्शन कॉलम है, इसके ऊपर एक ऐसे गज़ेट प्लेट लगा दी जाती है, इसी में क्लीट एंगल जोड़ दिया जाता है। ये गज़ेट प्लेट ऐसे होती है रेक्टेंगुलर शेप की, बट बाद में इसको यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि लोड ट्रांसफ़र ऐसे ही होता है, तो ऊपर की प्लेट का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसको काट के हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गज़ेट बेस। अब इस गज़ेट बेस का काम क्या है देखिए, जब आपके कॉलम पर हैवी लोडिंग आती है, जब लोड काफ़ी ज़्यादा है आपके कॉलम के ऊपर, उस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल कॉलम है स्लैब वाला, वो इतना लोड बेयर नहीं कर पाएगा और आपकी जो ये प्लेट है, ये प्लेट कुछ इस तरीके से या तो नीचे को मुड़ जाएगी, ठीक है, या फिर प्लेट में आपका जो कॉलम है वो शेयर करके अंदर घुस जाएगा, धंस जाएगा कहीं से, ठीक है, या फिर आपकी पूरी प्लेट कंक्रीट बेस के अंदर ही घुस जाएगी, जो नीचे कंक्रीट बेस है पूरी प्लेट उसके अंदर ही धंस जाएगी, इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के फेलियर्स को रोकने के लिए हम गज़ेट प्लेट का यूज़ करते हैं। गज़ेट में क्या है, जब हैवी लोडिंग होती है, या फिर दो केस हैं, या फिर एक्सेंट्रिक लोडिंग होती है। एक्सेंट्रिक मतलब उत्केंद्र बल, जैसे अगर सेंटर में लोड लगाऊंगा तो वो भाई कंसेंट्रिक लोडिंग होगी, एक ही पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी, ठीक है। पर अगर वही लोड अगर मैं कहीं बाहर की तरफ लगा दूंगा किसी और कॉर्नर में, तो वो एक्सेंट्रिक लोडिंग हो जाएगी। तो एक्सेंट्रिक लोडिंग एक बेंडिंग मूवमेंट जनरेट करेगी। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए गज़ेट प्लेट लगाई जाती है और गज़ेट प्लेट के साथ क्लीट एंगल लगाया जाता है। दूसरी एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो आपका स्लैब कॉलम था, उसमें जो आपका वेब क्लीट था, वो क्लीट इस फ्लैंज के बराबर होता है, ठीक है। पर वहीं जब आप गज़ेट बेस बनाएंगे तो गज़ेट बेस में जो आपकी स्टील की प्लेट होगी, आपका आई सेक्शन भले ही छोटा हो, बट आपका जो क्लीट और गज़ेट होगा वो पूरी सेक्शन की चौड़ाई जितना होगा, ठीक है। आई सेक्शन देखिए बीच में ही है, पर आपकी क्लीट इस एंड से उस एंड तक गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि गज़ेट बेस में इस तरीके से बनता है, ठीक है। आगे चलें। इसमें देखिए ये इसका है प्लान, एलिवेशन और सेक्शनल व्यू। इसमें क्या है, देखिए प्लान है इसका। प्लान के अंदर वही चीज़ मैंने जो बताई कि आपकी जो क्लीट है वो इस कोने से इस कोने तक पूरी बनाई गई है, देखिए इस एंड से इस एंड तक, ठीक है, पूरी इस एंड से इस एंड तक, ठीक है। यही हाल इसकी गज़ेट प्लेट का है। गज़ेट प्लेट पूरी एंड से एंड तक लगी, जबकि आई सेक्शन सेंटर में ही लगा हुआ है। ये इसकी वेब क्लीट है दोनों, यहाँ पर ये फ्लैंज क्लीट लगी है, ठीक है। साइड फ्रंट एलिवेशन देखें तो यहाँ वेब क्लीट दिख रही है, यहाँ पर मुझे इसका फ्लैंज का आई से वो दिख रहा है फ्लैंज क्लीट, यहाँ पर इसका गज़ेट प्लेट, ठीक है, सेम इधर भी है। और आप इसका दूसरा साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ से आपको फ्लैंज वाली क्लीट यहाँ सामने की तरफ दिख रही है, ये गज़ेट प्लेट है इसकी। इसमें साइड व्यू बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको गज़ेट प्लेट इसी व्यू से दिखेगी। अगर आप इधर से देखेंगे तभी आपको गज़ेट प्लेट दिखेगी, इधर से देखेंगे तो गज़ेट प्लेट नहीं दिखेगी। तो इसलिए साइड व्यू इसलिए बनाया जाता है कि इसमें गज़ेट प्लेट ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसी गज़ेट प्लेट में यहाँ पर एक क्लीट एंगल जोड़ा है, मतलब आपसे समझिए कि एक प्लेट है, इसी को आधा ओवरलैप करके क्लीट लगा दिया, ठीक है, और उसको जोड़ दिया कंक्रीट के फाउंडेशन में, ठीक। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका ग्रिलेज बेस। ग्रिलेज बेस क्या होता है, देखिए जब किसी कॉलम की नीचे जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होती है, और आपको पता है कि आप इस पर जैसे ही लोड डालेंगे वो पूरा कॉलम ही नीचे धंस जाएगा, पूरा कॉलम यहाँ से नीचे धंस जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जब आप ये चीज़ पता है, इस केस में आप क्या करते हैं, ग्रिलेज बेस बनाते हैं। वैसे भी ग्रिलेज फाउंडेशन आपने इससे पहले पढ़ा हो, ग्रिलेज फाउंडेशन क्यों बनती है, जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो इसमें स्टील के सेंशंस की ऐसे एक लेयर डालते हैं नीचे, उसके ऊपर एक लेयर डालते हैं उसके परपेंडिकुलर, फिर एक लेयर ज़रूरत के हिसाब से डाल देते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी लेयर डाल के फिर सिंपल हम जैसे अभी तक गज़ेट प्लेटें बनाने आए थे गज़ेट फाउंडेशन में, वैसे ही हम एक स्टील का प्लेट रख के गज़ेट बेस बना के उस पर कॉलम इरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैसी हो गया है वो इसलिए क्योंकि इसका फिगर बनाने का और कोई तरीका नहीं था। आप देखिए यहाँ पे ये आपकी एक लेयर पड़ी है कॉलम स्टील सेंशंस की, ठीक है, ये एक लेयर है, सॉरी ये एक लेयर है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है।
एज़ पर आपको अगर इतने सरफेस एरिया से अगर आपको ज़रूरत भर की बियरिंग मिल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसकी लेंथ वेंथ और बढ़ा के विड्थ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग इस ग्रिलेज की डिज़ाइन करके आप उसके ऊपर बाकी कॉलम की डिज़ाइन जैसे गज़ेट बेस फाउंडेशन में होती है वैसे ही इसमें भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ चीज़ें आपको और दिखा दूँ। देखिए ये स्टील टेबल है। स्टील टेबल की इस बार आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जिन लोगों के पास ना हो वो ले लें। अब जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर जनरली हम यूज़ करते हैं ISHB 300, ISHB 350, ISHB 350। ये ISHB क्या है, मैं इसे इंट्रोडक्शन करा दूँ पहले। ISHB होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, जो आप आई सेक्शन या सी सेक्शन जानते हैं वो एक्चुअल में बीम सेक्शन कहा जाता है। स्ट्रक्चरल की लैंग्वेज में उसको बीम सेक्शन कहते हैं। तो जो आई सेक्शन है उसका मतलब है ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ISWB, ISLB। ठीक है, तो इस टाइप से इनका नाम है, लाइट वेट बीम, वाइड बीम, तो इस तरीके से ISHB है। तो जो ये है, अब इसमें देखिए, इसमें जो चीज़ दिखाने वाली है वो ये है, आपको इस तरीके से स्टील टेबल के ऊपर एक सेक्शन बना मिलेगा। ठीक है, अब इस सेक्शन में देखिए हाइट ऑफ कॉलम H से दी है। ठीक, अब ये हाइट ऊंचाई नहीं होती है, एक फ्लैंज से दूसरे फ्लैंज के बीच की दूरी होती है और ये चीज़ आपको स्टील टेबल के अंदर दी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने अभी नीचे ISHB 300 ली, तो ISHB 300 में देखिए ये ISHB 300, ये रही ISHB 300, इसके दो हैं 58 पॉइंट और 63.0, ये इसका वेट होता है। और इसके बाद आप ऊपर देखिए, इस सीरीज़ में आइए तो देखिए डेप्थ ऑफ सेक्शन H। ठीक है, तो हर सेक्शन mm में कितना गहरा है ये पहले से फिक्स होता है और वो आपको लेंथ यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये जो आपका फ्लैंज है इसकी विड्थ ये भी आपको इसी से मिलेगी। ठीक है, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज B यहाँ दे दी। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये फ्लैंज कितना मोटा है वो थिकनेस यहाँ से दे दी। थिकनेस ऑफ वेब की मोटाई कितनी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सेक्शनल एरिया कितना है वो मिल जाएगा। वेट पर मीटर कितना मिल जाएगा। तो स्टील टेबल का यूज़ आपको इस बार ड्राइंग में करना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्टील टेबल का, अभी कॉलम की बात आई तो मैंने कॉलम का सेक्शन आपको बता दिया। इसके बाद जब और मेंबर्स आएंगे इसके बाद तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से स्टील टेबल्स को आप देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टील टेबल्स के बारे में। इसमें बस आपको कुछ नहीं, आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, इस टाइप की। बाकी बात की चीज़ों की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी स्टील टेबल का काम हो गया। अब इसके बाद देखिए जो आपकी कोड बुक है, कोड बुक में पेज नंबर 47, हाँ आई थिंक 47 और 46 और 47, हाँ इन दो पे आपको कॉलम बेस के बारे में सारी जितनी प्रोविजंस हैं कोड के वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ताकि आपको प्रोविजन जितने भी दिए हैं वो सारे आप देख सकें क्या दिए हुए हैं कॉलम बेस के बारे में। और इसके बाद अगला हम देखें तो देखो 46 और 47 पर भी आपको रिलेटेड इससे फॉर्मूलाज गिवन है सारे, जिनसे यूज़ करके आप कॉलम की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्टील टेबल और इसके अलावा कोड बुक तो वैसे पूरी ही कहीं ना कहीं काम आएगी, पर स्पेसिफिक इस चैप्टर की बात करें तो आपको कॉलम बेस इस दो तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब एक दो चीज़ें पीछे मुझसे छूट गई, मैं वो भी क्लियर कर दूं कि जो आपका गज़ेट बेस होता है, गज़ेट बेस में आपका जो गज़ेट प्लेट है, ठीक है, टोटल लोड का 50% वो गज़ेट प्लेट बियर करती हैं और 50% आपका कॉलम जो होता है वो बेस प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, वहीं जो आपका स्लैब वाला है, स्लैब वाले में 100% जो आपका है वो बियरिंग प्लेट ही बियर करती है। ठीक है, टोटल लोड बियरिंग प्लेट ही बियर करती है कॉलम का, वहाँ पर आपका कहीं भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपने कॉलम बेसिस के टर्मिनोलॉजीज़ और कॉलम बेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझा। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया। अभी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं, इसमें मैं आपको ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, इसकी ड्राइंग के ओवरव्यू बना के दिखाऊंगा ड्राइंग किस प्रकार से बनती है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपरली पूरी ड्राइंग विद स्केल एंड डायमेंशंस बना के दिखाऊंगा किस तरीके से ड्राइंग बनती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब आप देख रहे हैं कॉलम बेस की ड्राइंग। ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बनाई है जिससे आप कॉलम बेस के अलग अलग कंपोनेंट से इंट्रोड्यूस हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलम बेस की कंप्लीट ड्राइंग विद स्केल एंड मेजरमेंट्स, प्रॉपर डायमेंशन भी लेके आऊँगा। तो अभी इसको समझ लेते हैं कॉलम बेस की ड्राइंग किस तरीके से काम करती है। देखिए सबसे पहले समझ लें, ये इतना पार्ट यहाँ तक ये स्लैब बेस है और ये 3 गज़ेट प्लेट है, गज़ेट बेस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्लैब बेस से। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ें बनानी होती हैं। पहली बनानी होती है प्लान, दूसरी फ्रंट एलिवेशन, तीसरी साइड एलिवेशन। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि ड्राइंग में आप क्या बना रहे हैं तो आपको साइड एलिवेशन, ये नीचे साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और इधर प्लान, ये 3 चीज़ें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्हीं 3 के बारे में। देखें, जैसा कि आपने इससे पहले भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कि प्लान क्या होता है, किसी चीज़ का टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू से जब आप स्लैब बेस को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एंगल, सेंटर में एंगल दिखेगा आई सेक्शन,
आई सेक्शन के दोनों तरफ यहाँ पर आपको वेब क्लीट दिखाई देंगी दोनों तरफ, ठीक है। और इस वेब क्लीट से यहाँ पर जुड़ी होगी ये है कवर प्लेट, ठीक है। जो एक थिकनेस आपको दिख रही है ये है कवर प्लेट, और इसके आगे जो जुड़ा है ये है क्लीट एंगल, ठीक है। इसी चीज़ को नीचे देखें तो नीचे देखिए मैंने यहाँ पर अलग दिखाया है, रेड कलर की जो लाइन है वो कवर प्लेट है, अंदर की जो 2 लाइन है वो वेब की फ्लैंज कॉलम की फ्लैंज की मोटाई है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एल शेप में एक क्लीट दिखाई देगा, मैं इसको पेन से डिनोट कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर आपको ये एक एल शेप में क्लीट एंगल दिखाई देगा, ये दोनों तरफ लगता है। और ये देखिए ये इसके बोल्ट्स हैं नीचे बेस प्लेट में और ऊपर यहाँ कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये बने हैं क्लीट को कॉलम से जोड़ा गया है। तो ये है स्लैब बेस, ये है फ्रंट एलिवेशन। अब देखते हैं साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन क्या है? फ्रंट एलिवेशन इसका इस तरफ से है, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो क्या दिखेगा, और साइड एलिवेशन इधर से क्या दिखेगा। देखिए इधर से देखने पर आपको फ्रंट एलिवेशन में क्लीट की साइड दिखेगी, दूसरी साइड से देखने पर आपको फ्रंट एलिवेशन में सिर्फ ये वाली क्लीट दिखेगी, अंदर वाली वेब वाली क्लीट नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझसे वेब वाली क्लीट मिस हो गई है, वेब वाली क्लीट इसके अंदर ही बनेगी इस तरीके से, ठीक है। इसकी हाइट बनेगी थोड़ी सी, क्योंकि कोई भी क्लीट अगर इस तरीके से होगी तो उसमें कुछ मोटाई होगी, कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। तो जब आप सामने से देखेंगे तो आपको ऊंचाई भी दिखेगी और ये वाली मोटाई भी दिखेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक मोटाई दिखेगी क्लीट की और ये ऊंचाई दिखेगी क्लीट की, ठीक है। और इसका फ्रंट साइड एलिवेशन में क्या दिखेगा? साइड एलिवेशन में आपको सिर्फ इधर से क्लीट दिखेगा और एंगल कॉलम दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे इसका कंक्रीट का बेस है। कंक्रीट के बेस की डायमेंशन 200 mm इंटू 900 mm है। 900 mm इसकी हाइट है, 200 mm इसकी चौड़ाई है। इसमें जो लगे हैं ये रैक बोल्ट्स हैं, ठीक है। रैक बोल्ट्स मैंने लिखा भी होगा, ये देखिए ये लिखे हैं रैक बोल्ट्स, ये बने, ठीक है। रैक बोल्ट्स का काम क्या होता है? रैक बोल्ट्स बेस प्लेट को कंक्रीट बेस में कस के जकड़ लेते हैं, इसलिए रैक बोल्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लान, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की गजट प्लेट नहीं लगी है, ठीक। इसमें जो टोटल थे चौड़ाई है, ये जो मैंने 1600 लिखी है ये है इस बेस प्लेट की चौड़ाई, ठीक है। आप जब डिज़ाइन करेंगे तो आपको ये बेस प्लेट की चौड़ाई ही डिज़ाइन करनी पड़ेगी। कॉलम की चौड़ाई 2000, बेस प्लेट की चौड़ाई 1600, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्टील का कॉलम है ये है ISHB 300। मैंने आपको बताया था उसमें ISHB 300 क्या होता है इसी वीडियो में। तो ISHB 300 आपको वहाँ से मिलेगा स्टील टेबल से, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है कॉलम का जो डेप्थ है आई सेक्शन का वो है 300 mm। फ्लैंज की चौड़ाई और वेब की चौड़ाई आपके स्टील टेबल में दी होती है, वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लैब बेस, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात कर लें तो देखिए ये है वेब क्लीट आपकी अंदर वाली है, कवर प्लेट, क्लीट एंगल, क्लीट ये वाली, ये क्लीट जो आप साइड सामने से देख रहे थे साइड से है, और इसके अलावा फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं गसेट बेस की। देखिए इसमें और गसेट बेस में क्या अंतर है? गसेट बेस में आप ये प्लेट्स देख रहे हैं पूरी चौड़ाई तक गई है, जो आपकी बेस प्लेट है उसकी पूरी चौड़ाई तक गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी चौड़ाई है बेस प्लेट की चौड़ाई उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपको आई सेक्शन है, आई सेक्शन पर जो आपकी गसेट प्लेट होती है, गसेट प्लेट बेस प्लेट के एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, और गसेट प्लेट के साथ साथ बेस क्लीट एंगल भी पूरी चौड़ाई तक जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ रेड से मैंने गसेट प्लेट बनाई है, नीचे क्लीट एंगल बनाया है। तो ये जो क्लीट एंगल और गसेट प्लेट है ये इस एंड से शुरू होगी और इस एंड पर खत्म होगी, आई सेक्शन सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे बियरिंग प्लेट है और इधर ये रैक बोल्ट है पहले की तरह, और यहाँ पर बेस प्लेट, ठीक है। तो थिकनेस और विड्थ डायमेंशन सारी सेम है, सिर्फ लोडिंग के हिसाब से हमने गसेट और स्लैब बेस को डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन में आपको क्या क्या दिख रहा है? फ्रंट एलिवेशन आपको दिख रहा है कॉलम की चौड़ाई, कॉलम पे गसेट प्लेट लगी और गसेट प्लेट के बाद आई सेक्शन की क्लीट एंगल की चौड़ाई, ठीक है। क्लीट एंगल कैसे कनेक्टेड है? क्लीट एंगल बोल्ट्स के द्वारा नीचे कनेक्टेड है बेस प्लेट से, और इधर बोल्ट्स के द्वारा कनेक्टेड है कॉलम से, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी यहाँ बोल्ट्स किए गए हैं गसेट प्लेट, क्लीट एंगल और आई सेक्शन के फ्लैंज में, ठीक है। इसके बाद गसेट प्लेट का साइड सेक्शन आप देखें, गसेट वाले में साइड बनाना जरूरी है। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको गसेट प्लेट दिखाई देगी, गसेट प्लेट के ऊपर ही क्लीट एंगल लगा है, और जो आप दूसरी लाइन देख रहे हैं ये क्लीट एंगल की थिकनेस है जो मैंने अभी यहाँ पर बताई थी। जो क्लीट एंगल इस तरीके से बनती है एल सेक्शन में, तो जो ये वाली थिकनेस होती है आप सामने से देखेंगे तो आपको कुछ ऊंचाई भी दिखाई देगी, तो वो ऊंचाई ये है, उसके बाद की अगली ऊंचाई ये है, और ये टोटल गसेट प्लेट की हाइट है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता दूँ मैं, आपको प्रोजेक्शन वाले रूल्स को फॉलो करना है, बहुत ईजी है बनाना। ये मैंने ग्रीन कलर से प्रोजेक्शन लाइंस खींची हैं। आप पहले इसका फ्रंट एलिवेशन बना लीजिए या पहले प्लान बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लान बना के आप उसका प्रोजेक्शन ले लीजिए, प्रोजेक्शन बना के आप उसका फ्रंट एलिवेशन बना दीजिए, ठीक है, और अगले प्रोजेक्शन से आप उसका साइड एलिवेशन बना दीजिए, ठीक। उसी तरीके से यहाँ सारा ही मैंने ग्रीन कलर से प्रोजेक्शन लिया है। हाँ, इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखते हैं, इसमें सेंटर लाइन का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं। अगर आप सेंटर लाइन का यूज़ करेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर एक सेंटर लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन खींची, इससे क्या हुआ, मुझे इस स्क्वायर बेस का सेंटर पॉइंट ईजिली मिल गया, मुझे आई सेक्शन को बिठाना आसान पड़ा। तो अगर आप सेंटर लाइन का यूज़ करेंगे तो आप इसको बहुत ईजिली बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लैब बेस और गज़ट बेस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है आपकी स्टील टेबल, ठीक है। स्टील टेबल की एक बुक आप लोग ज़रूर ले लें, एग्जाम्स में आपको ले जाना अलाउ होता है। स्टील टेबल में आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, देखिए स्टील टेबल में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, जिनके दोनों लेग्स बराबर होते हैं, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स के अलग अलग हैं। ISA 20-20, ISA 25-25, ये इसके लेग की लेंथ है, 20-20, 20-25 लेग की लेंथ है ये वाला, और A और B ये, ठीक है। इसके बाद अनइक्वल एंगल्स आएंगे, अनइक्वल एंगल्स में एक लेग छोटा एक लेग बड़ा होगा, ठीक। इसके बाद आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था टी बार्स बीम्स, ठीक है, ये है रोल्ड स्टील बीम्स, ठीक है। जो आपका कॉलम बन रहा है वो इन्हीं से बन रहा है। तो ISJB, IS जूनियर बीम, ISLB, IS लाइट बीम, ISMB, IS मीडियम बीम, ISWB, IS वाइड बीम, इसी में है आपका ISHB 300, ठीक है। तो अभी जो आप ये ISHB 300 देख रहे थे, इसकी सब चीज़ें, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस आपको स्टील टेबल से मिलेंगी ISHB 300 की, ठीक है। ये 58.8 इसका वेट पर मीटर है, सेक्शनल एरिया दिया है, डेप्थ दी है, विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया है, ये हाइट है, ये चौड़ाई है फ्लैंज की, ये वेब की थिकनेस है, ये फ्लैंज की थिकनेस है। तो आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस स्टील टेबल से ही मिलेंगी, और इस बुक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको देखना समझना सीख लें। बाकी आगे लेक्चर से मैं इसको रेगुलर लाता रहूँगा, जिससे आपको इसको समझना पढ़ना ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो स्टील के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो कंप्रेशन हो, टेंशन हो, एल सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, कोई भी टाइप का सेक्शन होगा, सारे सेक्शंस के लिए स्पेसिफिकेशंस इस बुक में ऑलरेडी गिवन होते हैं, और इन्हीं के हिसाब से स्टील का डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे एक स्टील टेबल का यूज़ कर लें, मैं आगे अभी इसके बारे में और डिटेल्स आपको बताऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी है स्टील टेबल या कोड बुक सॉरी, स्टील टेबल तो मैंने आपको दिखा दी, कोड बुक, ठीक है। ये है आपकी IS 800 2007, ठीक है। इससे पहले जो कोड बुक थी वो 1992 या 4 चल रही थी, इसके बाद 2007 आई, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि देखिए इसमें आपके स्टील की डिज़ाइनिंग के सारे जितने भी फार्मूलाज हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उन सब की डिटेल्स आपको दे रखी है, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ाया है, जो आज हमने कॉलम बेस किया है, उसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने दिखाई थी पेज नंबर 46 और 47 पे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 46 पे कॉलम बेसिस। अब एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको कोई थ्योरी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कोड बुक के अंदर। यहाँ पर आपको सीधे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, ड्राइंग के कुछ लॉज मिलेंगे, उसके अलावा फार्मूलाज मिलेंगे, और कुछ बेसिक चीज़ें दी होंगी जो आपको ड्राइंग में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इस कोड बुक को भी आप लोग ज़रूर ले लें, डिज़ाइनिंग में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और इस बार तो स्टील की थ्योरी के अलावा डिज़ाइन ड्राइंग में भी आपको ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है, और आगे भी ये लगती रहेगी, ठीक। तो इसका नाम ध्यान कर लें, IS 800 2007 इस्पात में सामान्य निर्माण रीति संहिता तीसरा पुनरीक्षण, ठीक है। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको BIS भवन से ही मिलेगी, अदरवाइज आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जैसे जैसे ज़रूरत आती जाएगी मैं आपको सब कुछ बताता जाऊँगा कैसे आपको इसको देखना है, ठीक है। तो ये है आपका कॉलम बेस, ठीक। कॉलम बेस की टर्मिनोलॉजी और थ्योरी की चीज़ें मैंने आपको बता दी, डेफिनेशंस आपको सारी बता दी, कॉलम बेस कितने टाइप के होते हैं ये सारा बता दिया, ठीक है। अब अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा थिंक रूफ ट्रस्ट भी मैं करा चुका हूँ, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आज थिंक विद इन 1-2 डेज़ मैं कॉलम बेस की ड्राइंग लेके आऊँगा, जिसमें प्रॉपर ड्राइंग का तरीका मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इसको स्केच करेंगे शीट के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ एग्जाम से रिलेटेड आपको और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के 2nd सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के, 6th सेमेस्टर के और सब्जेक्ट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं, और जो सब्जेक्ट्स रह जा रहे हैं उनको भी हम टाइम के अंदर पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मैं अगले लेक्चर में इसकी कॉलम बेस की ड्राइंग लेके आऊँगा, तो आपको ऑन द टाइम पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू।